स्क्रीनिंग के माध्यम से। और स्क्रीनिंग जब हम करेंगे तो स्क्रीनिंग हम सारे बच्चों को करेंगे, मतलब हमें ये नहीं पता है कि 5 साल से कौन सा बच्चा स्वस्थ है अथवा 5 साल से कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको प्रारंभिक लक्षण निशक्तता के जो 8-10 प्रकार होते हैं वो इंगित हो रहे हैं। मतलब हम आंख मूंद के यह स्क्रीनिंग समस्त बच्चों के ऊपर करेंगे हमारे जिले के अंदर। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनका पहचान कर सके निशक्तता के पहले लक्षणों के बारे में। यानी हम समाज के लोगों का वेट नहीं करेंगे कि वो अपने बालकों को, अपने बालिकाओं को लेके हमारे पास में आए और बोले कि साहब हमको ये दिक्कत हो रही है। हम खुद उनके पास में जाएंगे इससे बिना पूछे और 100 प्रेरणा से और एक साथ। इस चीज को, इस इनिशिएटिव को हमने समर्पण का नाम दिया। क्लियर हो गया? नंबर 2, अर्ली इंटरवेंशन क्या चीज है? अर्ली इंटरवेंशन को हम प्रोवाइड करते हैं एक ही छत के नीचे। उदाहरण के लिए एक ही छत के नीचे हम दृष्टि बाधित को भी देखेंगे, हम मंदबुद्धि को भी देखेंगे, हम अस्थि बाधित को भी देखेंगे, वगैरह वगैरह। यानी अर्ली इंटरवेंशन से हमारा मतलब यह है कि हम 5 साल से जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको एक छत के नीचे एक दूसरे से मिलती हुई सम्यक एवं प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक छत के अंदर सारी सुविधा मुहैया करवाएंगे। क्यों कराएंगे? ताकि हम आपको उन बच्चों को वापस नॉर्मल ग्रोथ साइकिल में भेज सकें। इसका बेस कहां पर है? इसका नींव कहां पर है? इसका नींव है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक नई एबिलिटी सीखने को मिलती है। उदाहरण के लिए आपको पता है जब बच्चा का जब जन्म होता है तो वह शौच भी अपने कपड़ों में करता है क्योंकि उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो कोशिकाओं के एक दूसरे के परस्पर सहयोग से उसके दिमाग में बात हम लोग बैठाते हैं, ट्रेनिंग देंगे, धारणा देती है, आपको भी मिली, मेरे को भी मिली। बच्चे के नॉर्मल विकास में अत्यंत आवश्यक होता है। यदि ये हमने नहीं किया और यदि ये यहाँ पर मिस हुए तो फिर हम ये बात नहीं कर पाएंगे। हिंदी में आपने कहावत सुनी है कि जब मिट्टी कच्ची होती है तो आप उस मिट्टी को किसी भी शेप में दे सकते हैं। यदि मिट्टी को आपने कुम्हार ने पका दिया, घड़ा बना दिया तो फिर वो फूटता है, उसका शेप बदलता नहीं। ठीक उसी प्रकार से यदि बच्चे को 5 साल की उम्र तक के क्रिटिकल पीरियड तक के यदि हमने उसकी कोशिकाओं को न्यूरोप्लास्टिक पीरियड में, प्लास्टिक मतलब जो 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 कच्चा, यदि उस पीरियड में यदि हमने उसको कैच कर लिया तो हमको काफी फायदा मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने किसी निशक्तता के लक्षण को 3 साल या 5 साल के पहले पकड़ लिया तो काफी हद तक हम उसके कच्चे मस्तिष्क को पक्का बनाने में मदद कर सकते हैं इंटरवेंशन के माध्यम से। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? इसी प्रकार से सिनैप्सेस बोलते हैं। इस पे डेफिनेशन पे मैं आगे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मोटे तौर पे सर यही है तो 2 कोशिकाएं यहाँ जुड़ती हैं, वो सिनैप्सेस हैं। जितने ज्यादा सिनैप्सेस होंगे उतना अच्छा है। आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स और सिनैप्सेस के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल बेस है। लेकिन यदि हम मोटे शब्दों में बोले तो जितने सिनैप्सेस, जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स का कनेक्शन एक दूसरे से होगा, कोशिकाओं का एक दूसरे से संबंध बढ़ेगा परस्पर, उतना ही बेहतर मस्तिष्क का और सामान्य विकास का कार्य बढ़ेगा। रिसर्चेस के मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि हमारा दिमाग जो है एक डायनामिक सिस्टम है और इसके अंदर अभूतपूर्व क्षमताओं को विकसित करने की क्षमता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस क्षमता को कितना विकसित करवाएं। जिसने थोड़ा बहुत मनोविज्ञान पढ़ा होगा वह हमसे सहमत होगा कि नेचर और नर्चर का जो प्रश्न है, मतलब इंसान माँ के पेट से सब कुछ सीख के आया अथवा माँ के पेट से निकलने के बाहर वयस्क तक होने में जो उसको वातावरण ने सिखाया उसका प्रभाव उस पर ज्यादा है या उसके जीन से प्रभाव ज्यादा है, ये अपने आप में साइंटिफिक कम्युनिटीज का एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा है। मैं उस पर पुनः आप लोग के मैं समय जाया नहीं करूंगा। आई विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट मैडम, बट द पॉइंट इज दैट our brain has tremendous capacity to do things provided we give them stimulation। मतलब हमारे मस्तिष्क की क्रिटिकल पीरियड क्या है? क्रिटिकल पीरियड है 0 से 3 साल मैक्सिमम मोस्टली और 3 से लेके 5 साल थोड़ा बहुत, मतलब 0 से लेके 5 साल, मतलब जन्म से लेके 5 साल तक के हम अपने जो ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस जो हमारी रेस है उनकी जो डेवलपमेंट साइकिल है उसको हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, इन 5 साल के पीरियड में हम जो भी चीज इंटरवीन करना चाहेंगे उसके हमको आशातीत परिणाम संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मिलेंगे, बट संभावना एकदम से बढ़ जाती है क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है।
आप भी यूनिक है, मैं भी यूनिक हूँ, उस कमरे में बैठे हर व्यक्ति यूनिक है। इनफैक्ट पूरे विश्व के 7.5-8 अरब लोग जितने भी हैं सब यूनिक हैं, क्योंकि हम लोग के हर लोग के दिमाग फिंगरप्रिंट यूनिक है। उस तरह से हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की जो इंटरकनेक्शन है न्यूरॉन्स के, जिसको मैं कोशिकाएं बोल रहा हूँ, उनका जो इंटरकनेक्शन है वो भी यूनिक है। और बहुत प्रयास किए जा चुके हैं कि हर कोई एल्बर्ट आइंस्टीन क्यों नहीं बन पाता, हर कोई सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बन पाता, हर कोई जो है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एग्जांपल्स को जब हम यदि हम देखें तो जैसे मैं पहले बोला था आपको, नेचर और नर्चर की जो बात हो रही थी, तो इसमें क्रिटिकल पीरियड का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा आंका गया है। इस क्रिटिकल पीरियड में भी हमने बच्चे को यदि इंटरवेंशन कर सके तो हमको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्रिटिकल पीरियड का मतलब ये होता है कि ऐसा पीरियड, ऐसा समय मानव उत्थान के समय में, के जन्म से लेकर वयस्क होने तक का ऐसा समय जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रेड को सिखाने के लिए या ट्रेड के बारे में बताने के लिए या कोई नई एक्टिविटी लर्न करवाने के लिए एक बच्चे का मस्तिष्क बिल्कुल तैयार है। यदि हमने उस समय के विंडो को छोड़ा तो संभवतः हमारे प्रयासों का उतना परिणाम हमें नहीं मिल पाएगा जितना हमको शैशव काल में मिलना चाहिए था। इसका मतलब क्रिटिकल पीरियड होता है। ये क्लियर तो पूरा? वो पीछे जो बैठे हुए हैं स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और ये रियल स्लाइड्स हैं, बाय द वे साइंटिफिक स्लाइड्स हैं, ये साइंटिफिक कॉपरेटिव यूनिवर्सिटी से लिए हैं। बच्चों को पकड़ लिया इस पीरियड में, तो इन कोशिकाओं के डेवलपमेंट के माध्यम ना हुआ तो इस स्लाइड को देख लो। इसको भी मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि 12 वीक का पीरियड वीक में बताना है, वीक में यदि आपने उसको यंग में नहीं पकड़ा, अंग्रेजी में कहते हैं कैच द यंग, नहीं पकड़ा आपने तो वो गाड़ी आपकी छूट गई, बस छूट गई आपकी। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें परसेंटेज ऑफ मैच्योरेशन इंक्रीमेंट्स दिखाता है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे आपका एज इंक्रीमेंट दिखाता है। मतलब नीचे वाली जो डंडी है वो आपको दिखा रही है आपकी उम्र, और जो खड़ी डंडी है वो दिखा रही है आपके सीक्रेट मैच्योरेशन इंक्रीमेंट्स। ठीक है, मैं मैच्योरेशन इंक्रीमेंट्स क्या होते हैं वो आपको डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ टाइम लगेगा। शॉर्ट पॉइंट सिर्फ ये है, मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता जिसको हिंदी में बोलते हैं। हो गया? आप देखोगे कि 0 से लेके 3 साल तक के बिल्कुल ग्राफ ऊपर जा रहा है, रह नहीं है। 3 साल के बाद में ग्राफ कम हो रहा है, 5 साल तक आते आते ये बिल्कुल नीचे चले। मतलब यदि आपने शैशव काल में बच्चों को पकड़ लिया 5 साल तक के, तो आपकी मेहनत को बड़े सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको समझाया। बेसिक आपने बताया प्रश्न में कि स्कैनिंग करनी है, तो अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं और 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चों की स्कैनिंग करनी है, तो इतना लैंग्वेज प्रोसेस कैसे पूरा होगा? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा, बट आपने पूछा तो मैं उसका उत्तर नहीं दे देता हूँ। बैठिए प्लीज। हम हर 3 महीने में प्लान किए थे कि हर 3 महीने में हम ये स्कैनिंग करेंगे। जिन बच्चों पर कर चुके हैं उनको भी, और जो नवीन जन्म लिए हैं उनको भी। हमने ये सोच इसलिए किया था क्योंकि हमें पता है कि हर महीने और हर दिन हर पल एक नए शिशु को जन्म होता है। कोई बच्चा हमारे घर से बाहर ना निकले, इसलिए होता है कि साल में यदि हम 4 बार, मतलब प्रत्येक मास पे यदि हम स्क्रीनिंग करेंगे, एक साल में हम 4 टेस्ट करेंगे, तो कोई भी बच्चा जो पुराना है, मान लो हो सकता है कि एक बार टेस्ट में वो पास हो गया, लेकिन अगले टेस्ट में वो फेल हो रहा है, तो हो सकता है 3 महीने बाद वो फेल हो जाए तो हमारे नेट में आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई नया बच्चा है, मान लीजिए कि आज तारीख कितनी है, आज 28 जनवरी को स्क्रीनिंग हुई, मान लो बच्चे का जन्म हुआ 19 जनवरी को, और मान लो मैंने स्क्रीनिंग करी 1 साल बाद, तो मैंने, या और मान लो कि उसमें कुछ ना कुछ निशक्तता के लक्षण थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 साल का पूरा करके उसका क्रिटिकल पीरियड था वो वेस्ट किया। उस क्रिटिकल पीरियड के वेस्टेज को रोकने के लिए मैंने प्रत्येक 3 माह में प्लानिंग की, मैं फेल हो गया। अब वो 3 महीने में नहीं, चलो बैठे सामने ही बताएंगे क्यों फेल हो गया। हम 3 महीने में नहीं कर पाए सर, हम उसको 6 महीने में कर शायद करना 3 महीने में चाहिए, बट पीरियड होने 6 मंथ्स का। आपके प्रश्न को उत्तर मिला भैया आपको? जी थैंक यू सर। हाँ मैं बात कर रहा हूँ शरण वाले बच्चे के बारे में। हाँ, शरण वाले उनकी जो है बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फैसिलिटी जो होना चाहिए वो इंटीरियर में ज्यादातर है ही नहीं। इंटीरियर कैसे करवाना है, बहुत सिंपल तरीका है उसका। नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पता जब तक चलता है तो उसकी किसी के काफी हद तक काफी पोर्शन निकल चुका होता है। मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि हमने क्या तरीका अपनाया। आप अकेले सामाजिक न्याय विभाग से करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि वो
5 चूल्हे जल रहे हैं, 5 से 6 1 चूल्हा जले, उस पर क्या है टाइम भी बचता है और आपका खाना भी जल्दी पकता है और स्वाद भी बन जाता है वगैरह वगैरह। यही काम मैंने सामाजिक न्याय विभाग का काम था, लेकिन मैंने अपने बाकी विभाग को भी जोड़ा। कैसे जोड़ा मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। समापन क्यों, वाई, क्यों? क्योंकि दुनिया में एकमात्र बच्चा जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और वो बच्चा हर माँ के पास है। ऐसी कोई माँ नहीं मिलेगी दुनिया में जो बोलेगी कि मेरा बेटा जो है वो उसके बेटे से कम, इसलिए हमको हर बच्चे पे इंडिविजुअलाइज फोकस करना, ठीक है। रेशनल इसका ये था कि यदि हम बच्चे को चिन्हांकन करवाने में पीछे हट जाते हैं, जैसा कि आपने बताया क्षमण माध्यम के पीछे हट गए, तो आगे जाके उसका कॉन्क्लेयर इम्प्लांट करना और उस कॉन्क्लेयर इम्प्लांट करने के बाद उसको 6 महीने 8 महीने तक लगातार उसकी काउंसलिंग करके उसको ट्रेनिंग करवाना बहुत बड़ी कील होता है। मैं मुख्यमंत्री कॉन्क्लेयर इम्प्लांट योजना बना रहा हूँ, फिर हाथ तक बोल उसको बनाना, क्योंकि उसमें सीआरसी में बहुत करना पड़ेगा, गांधी मेडिकल कॉलेज में बहुत करना पड़ेगा, बच्चों को लाएगा और उनको देखना पड़ेगा, बच्चे के माता पिता जी मजदूर है उनको भत्ता कौन देगा प्रतिदिन का वो देखना पड़ेगा, बच्चों को खाना कौन खिलाएगा वो देखना पड़ेगा। ऐसे पूरा काम हमारा पूरा बेहतर स्टेट है, ये हमारा काम हम करेंगे। बट यू आर राइट, इसलिए मैंने कहना है कि बच्चे लॉन्ग कट तो कभी करें, हम शॉर्ट कट भी करें, ताकि जो लोग आगे जाकर हमारा बर्डन को बढ़ा दें। एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जिसकी आपसे संबंधित थी, बट आई ऑलवेज फील वन शुड थिंक लाइटली। हमको हमेशा अपना दिमाग की खर्चा बोल के रखना चाहिए। पूछो क्यों? उदाहरण के लिए हम हेल्थ में पैसा खर्च करते हैं, यदि हम पानी में पैसा खर्च करें तो हमारा 40% हेल्थ बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 40% डिजीजेस जो है वो पानी पर है बाबा। डोंट यू थिंक इट मेक्स सेंस? ये रखो पॉइंट आपको। यदि हम कुछ ना करें, हम सिर्फ डिलीवरी हॉस्पिटल में करवा दें, हम डिलीवरी के 2 घंटे के भीतर बच्चे को माता पिलवा दें, हम 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ माता दूध ही पिलवाएं और हम स्वच्छ पानी अवेलेबल करवा दें गाँव में, घर घर में। हमारा IMR, हमारा MMR, हमारा डिसेबिलिटी, हमारे सारे कोएफिशिएंट 40% कम हो जाएंगे। This is a question which we must ask ourselves. ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। And therefore, बोले जैसे सामाजिक न्याय विभाग में हमको सिर्फ अपने काम करना, उससे आप बाहर निकलिए। मैं कन्वर्जेंस का प्रबल समर्थक हूँ, कुछ तो थोड़ी सी बैठा हुआ सामने अपना डबली अपना अलग वाला काम बंद करना पड़ेगा। इनफैक्ट यदि आप NGO में हो तो आपके लिए बड़ा नुकसान है यदि आप एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हो। यू मस्ट कोऑर्डिनेट करिए। इट शुड बी व्हाट इज डेफिनेट हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? खाने खाने को प्रावधान करना है, इसलिए अगर होटल में इन्वॉल्व कर ले कि होटल में आप बैठे खाना खाएंगे। से हमने ये बोला कि भाई आपके जो सिस्टम्स हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी होटल में आते हो तो एक जगह आप पंजीयन कराते हो, पंजीयन में आपको कार्ड मिलता है, कार्ड में क्या चीजें लिखी होती है। अब क्योंकि बिल्कुल नया काम था तो पंजीयन कौन करेगा, कार्ड कौन छापेगा, कार्ड में क्या लिखोगे, लिखने के बाद कौन कहाँ साइन करेगा, ये सब मतलब 25 वाले काम है। तो ये करने की हमने बाकी अन्य संस्थाओं का भी हमने मदद की। बीपी यूनॉक्स जो हमारे जिले में काम कर रहा था उससे भी हमने कुछ आर्थिक मदद मिली। इसी प्रकार से हमने जो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व करें जो पहले बताए थे आपको, तमाम ख्यातिमान इंस्टीट्यूट है इनको हमने इन्वॉल्व किया नॉलेज पार्टनर के रूप में। और फिर साथ ही साथ में फिर हमने हमारे जो DDR की बनता उसको हमने रिस्ट्रक्चरिंग करना चालू किया। कुछ पैसा हमने मातम से लिया, कुछ पैसा हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से लिया, कुछ पैसा हमने जो है वो यहाँ वहाँ से रोटरी और रेड क्रॉस और से करवा लिया। कहने मतलब ये है कि हमारा जो रेड क्रॉस का जो DDR का जो भवन था उसी के एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स बना के उसको रिफर्बिश और रीसर्कुलेट और रीबर्न देने का काम किया। इसी के साथ साथ में पैरेलली हमने डेवलपमेंट और ट्रेनिंग लिटरेचर वाला काम किया, समर्पण की पुस्तिका डेवलप करी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि पर्चे में क्या नाम लिखवाओगे, पर्चा साइन कौन करेगा, ट्रेनिंग कौन देगा, चिन्हांकन कौन करेगा वगैरह वगैरह, ये करवाने के लिए हमने ये वाला काम यहाँ पर चालू करा। इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं उसकी सूची बनवाई। मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, कॉग्निटिव इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे, क्रॉस मोटर क्या क्या लगेंगी। इसी प्रकार से जो है वो आपके बाकी जो अन्य प्रकार की डिसेबिलिटी उसमें क्या क्या लगेगी, ये तमाम सूची दिखा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिले में 1650 आशा कार्यकर्ता है, दोनों जोड़ो तो 3200 आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इनको बैठ के समझाना कि उनके क्षेत्र में इनकी आंगनबाड़ी में आने वाले समस्त ICDS मतलब महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी में एनरोल
दर्ज, पंजीकृत समस्त 5 साल से कम के बच्चों को ऊपर हर 3 महीने में एक बार एक टेस्ट करवाना है। वो टेस्ट क्या होगा, मास्टर ट्रेनिंग करने के बाद हमने हर ब्लॉक में इनकी कंबाइंड ट्रेनिंग दिखाऊंगा आपको, कंबाइंड ट्रेनिंग। और ये इनको समझाया कि आपको ये पत्रक को हर 3 महीने में एक बार हर बच्चे के ऊपर, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे वो पिछले बार पास हुआ हो और फेल हुआ हो, आपको हर बच्चे के ऊपर अप्लाई करना है। और इन सब चीजों का ताना बाना क्योंकि लिखित में ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उसको हमने वेब पे बेस करवा दिया ताकि सबकी एंट्री सॉफ्टवेयर में हो जाए, बच्चे को फॉलो करवाने में हमारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, सीटीपीओ की, डीएमओ की, सीएमएचओ की, टीटीपी की सबकी सहूलियत है। तो इस इशू विकास सहायिका डेवलप की, इसको फिर हिंदी में छपा के इसकी कॉपी बनाएंगे और हर व्यक्ति को यहाँ पे किया था उसको फिर वो वीएलएम स्टेज पे जाता है, वहाँ उसका एंथ्रोपोमेट्रिक एवेल्यूएशन करते हैं। आपने डॉक्टर्स कितने, डॉक्टर्स कोई नहीं है, ठीक है मैं बताता हूँ, आप डॉक्टर हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आर, सर का नाम, बॉडी का नाम, वेट अगेंस्ट हाइट, वेट अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हैं। ये विल नो बेटर शॉर्ट बोर्ड से एक बच्चे क्या फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल डेटा को करते हैं। तदुपरांत उसकी डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होती है। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग में आपके कई लोग जो है वो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, आपने डासी स्केल का नाम सुना होगा, आपने डेल्वर टेस्ट का नाम सुना होगा, आपने बाकी अन्य साइकोलॉजिकल टूल सेट का नाम सुना होगा, वो सारे हैं हमारे पास में। ऐसा केस हर केस के हिसाब से उसको डेवलपमेंट स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीन करते हैं। फिर डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर्स क्यों, क्योंकि कुछ फिजिकल एलिमेंट हो सकते हैं, हो सकता बच्चे को निमोनिया हो सकता बच्चा मैलनरिशमेंट हो सकता बच्चे को टीबी हो, तो जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनको भी रखा था। फिर फिजियोथेरेपिस्ट, यानी असली बात है, he should understand, we should know कि भाई इसकी नारायण सेवा संस्थान भेजना है या जीएमसी भेजना है या औरंगाबाद नहीं कर लेंगे या सर्जरी करनी कि नहीं करनी, बिना सर्जरी की क्या उसको हम लाभ दे सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। विजन टेस्टिंग आंखों की हमने मालूम बनाया है, आंखों टेस्टिंग होती थी छोटे बच्चों का भी और बड़े बच्चों का। हियरिंग डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स पूरे थे, सॉफ्टवेयर भी पूरे थे, हमारे पास में मशीन थी। और छोटे बच्चे हैं उनका ब्लड प्रूफ लगा के टेस्टिंग करने वाला जो काम होता है वो भी हमारी। उसके बाद में काउंसलिंग पार्ट इम्पोर्टेंट है। हमने हर बच्चे के माँ को, हर बच्चे के पिता को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को काउंसलिंग करके एक काउंसलिंग की किताब दी हुई है। कंपल्सरी था हर व्यक्ति को जो समर्पण में आ रहा है, यदि वो ट्रू पॉजिटिव केस है। ट्रू पॉजिटिव केस क्या होता है, 1000 बच्चे चिन्हांकित, उदाहरण दे रहा हूँ, 1000 बच्चे चिन्हांकित हुए समर्पण स्क्रीनिंग टेस्ट में, फेल हो गए। 1000 बच्चों को जब हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया इस प्रकार से, मालूम चला कि सिर्फ 705 बच्चों में सच में लक्षण है, बाकी जो 300 बच्चे, 200 ज्यादा बच्चे हैं उनमें लक्षण नहीं है, यानी वो सामान्य ऑलरेडी है। तो जो 705 बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव केस में जो बच्चे आए हैं उन ट्रू पॉजिटिव बच्चों को हमने काउंसलिंग देने वाली बात नहीं करी। काउंसलिंग मेरा काम हो रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं होम बेस्ड इंटरवेंशन करें। होम बेस्ड इंटरवेंशन समझते हैं, कुछ टेक्निकल तो नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ब्लैंक लग रहे हो, ब्लैंक तो नहीं हो रहे, क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है। द्विवेदी मैडम का और इन सब बच्चों को विभिन्न स्तर पर जो भी आवश्यकताएं होती थी वो हमने उनको आवश्यकताएं प्रोवाइड करवाई और देखने आगे करना, इतना को फिजिकल, इतना को स्पेशल, इतना को स्पीच थेरेपी, इतना को रीडिंग वगैरह। और ये करते करते हमारा जो आउटकम में ये है कि 705 बच्चों को नॉर्मल साइकिल ऑफ ग्रोथ में वापस आ गया काम। ऑलरेडी पिछले 8 महीनों से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है। बिफोर और आफ्टर के जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो साल आता है बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, बहुत सारे इनपुट्स देने के बाद में मैं ये तो नहीं कहता कि हमने आसमान छू लिया और चांद छू लिया, बट हमने एक सार्थक कदम जरूर उठाया। और सारे के सारे बच्चों में मुझे बहुत खुशी है, सारे बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस डिफरेंट लेवल्स पे आ रहा है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा पिक किया है, कुछ बच्चों ने अच्छा पिक नहीं किया, क्योंकि उसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। सोशल कॉजेज हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं उसके लिए सकता ये अपने आप में रिसर्च का विषय है, लेकिन ये अभी तक के हमको फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, उसमें 705 बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि उनको पूर्ण रूप में निशक्त होने से बचाने की मुहिम काफी हद तक सफल हुई है। अब सेकंड राउंड आज से चालू हो गया, लगभग इसमें 700 से 800 बच्चे फिर से मिले। कहने का मतलब ये है कि हम प्रत्येक राउंड में कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक राउंड में लगभग 700 से 1000 बच्चों को निशक्त होने से रोकने में कामयाब कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक रहे हैं, किसी प्रयास करना होना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मॉडल बिल्कुल बना पाया है। इस मॉडल को बनाने में
मॉडल को समझने में जो सभी लोगों को जो कर रहा है, ये मेरा मैंने ये चीज़ इनिशिएटिव जरूर लिया और मैंने इसमें निश्चित रूप से डन माई हार्ड वर्क, बट इसमें जो दिक्कत लोग हैं मुझे कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं, डॉक्टर मधुकी परेशान है, उनसे मैं आज तक नहीं मिला हूँ, लेकिन इनकी किताब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने रैबिट का काम किया है, रैबिट रिसर्च एंड रीचिंग आउट इन प्रोग्रामिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी करके किताब है, NIMS सिकंदराबाद ने लिखी है। उस किताब को पढ़ के और उनकी बाकी 4 किताबें और हैं, उन किताबों को पढ़ के मेरे को इस फील्ड को समझने में और फायदा मिला। आई एक्नॉलेज अरुण सिंह डॉक्टर साहब हैं, जो मैंने बताया आपको कि उस कार्ड में क्या लिखना होगा। बच्चा आपके पास में आ गया, क्या लिखें, नाम लिखें, बच्चे के पापा का नाम लिखें, मम्मी का नाम लिखें, एज लिखें, कास्ट लिखें, लिंग लिखें, ये तो आप सबको पता है। आगे क्या लिखना चाहिए इस कार्ड में, ऐसा कार्ड क्योंकि आगे जाके हमको रिजल्ट में काम कर सके। ये प्रोसेस जो होती है इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन प्रोसेस को डेवलप करने में डॉक्टर सिंह का हमको बिल्कुल सही होगा, वो अपने आप को दिक्कत है, मैं उनको करना चाहूँगा। और जो आपने स्लाइड्स दी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, वो साइलेंस और एसोसिएट्स की थी, ये स्लाइड्स मैंने जो कि इसे इंटरनेट से कॉपी करी है, तो रिकॉर्ड करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि पता ही उनका हार्ड वर्क है मिला नहीं। लेकिन शॉर्ट पॉइंट सिर्फ यही है कि हमने इसको पूरा करने में विभिन्न विभागों का सहयोग भी लिया और फिर इसको जब हमने सरकार के विभिन्न लेवल पे लेके आया तो इसको हाथों हाथ दिया गया। अभी वर्तमान में हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से 5-6 जिलों में इसको रेप्लिकेट किया जा रहा है और बाकी बचे हुए जिलों में हम इसको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के माध्यम से रेप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने प्रेजेंटेशन दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब नहीं आएंगे, हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने क्वेश्चन नंबर आएंगे, उनको देखने के बाद में फिर मैं विज्ञान भवन में प्रेजेंटेशन सेक्रेटरी साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके सामने भी प्रेजेंटेशन का हुआ है और कुछ से होने वाला है। तो उसमें इसको पूरे राष्ट्र में लागू करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क डिसाइड करने की बात होती है। इसमें